एजाज अहमद साहब, भाई बिहार चुनाव को लेकर तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, इसको इनकैश आप करेंगे ही, लेकिन सदन में पास होने से रोकेंगे कैसे? सवाल उठाते रहिए आप टीडीपी पर, चंद्रबाबू नायडू पर, जयंत चौधरी पर, चिराग पासवान पर, सबने चुप्पी साधी हुई है, साथ खड़े नजर आ रहे हैं सरकार के, बीजेपी के साथ। जी, आप जो बात समझ रही है वैसी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक खेल खेल रही है, उस राजनीति के खेल में स्वयं फंस चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रही है, इससे ही स्पष्ट समझा जा सकता है। आरपी सिंह जी ने अभी कहा कि सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में ये बात भी थी कि मुसलमानों के एजुकेशन के लिए आप अलग से उनके शिक्षण संस्थानों को बनाने का काम करें। आप कहाँ बना रहे हैं? आप सच्चर कमेटी में उस पॉइंट को पकड़ लिए कि उसमें महिलाओं को रखने की बात की गई। सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की जो स्थिति दलितों से भी बदतर है, उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार के स्तर से उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। आपने एजुकेशन के मामले में स्थिति ये कर दिया है कि जो पीएचडी करते थे लोग, उसको जो फेलोशिप मिलता था वो आपने बंद कर दिया। आपने जो एजुकेशन लोन मिलते थे अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से, उसको आपने बंद कर दिया। आप अल्पसंख्यकों को हर तरह से उनका अधिकार छीन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी आप छीन रहे हैं। आर्टिकल 25 और 26 में स्पष्ट वर्णित है कि जो भी धार्मिक संस्थाएं चलाने के लिए धर्म के जो लोग होते हैं, जिनके धार्मिक संस्थान होते हैं, उन्हीं को पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन आप उनकी आजादी छीन रहे हैं। और ये परसेप्शन खड़ा करते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारे स्तर से नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्रीय वक्फ बोर्ड आज 11 वर्षों से इनकी सरकार है, केंद्रीय वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना हुआ है? लगातार वही व्यक्ति बना हुआ है जो इनका चहेता है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या गुजरात हो, या राजस्थान हो, या अन्य राज्य हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 23 साल उस सरकार के द्वारा ही वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। और आप अभी योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा कर रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले जिस तरह से मस्जिदों में कहीं ना कहीं खुदाई की प्रक्रिया शुरू करवा दी, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, ये स्पष्ट करता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं, ये एजेंडा की राजनीति करना चाहते हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आपको भी तो मिल गया ना यहाँ सरकार के खिलाफ, मुस्लिम जाहिर तौर पर अगर ये पास होता है तो नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा ना। एक मिनट पूजा जी एक मिनट। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की क्या आवश्यकता है, मैं पूछना चाहता हूं। अभी आरपी सिंह जी बोल रहे थे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना प्रबंधन चलाती है, तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड ये अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के, किरेन रिजिजू तो कह रहे हैं भाई हमारी सरकार में तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है वो सबसे सुरक्षित है। आ जाएंगे। किरेन रिजिजू तो साफ तौर पर कह रहे हैं न्यास बोर्ड है उसमें तो कोई मुस्लिम है नहीं, जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें तो कोई मुस्लिम है नहीं। और स्पष्ट रूप से आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बिल्डिंग को बचाना था। आप उनके राजनीतिक हितों के लिए, उनके सामाजिक हितों के लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को छीन करके, चलिए ठीक है एजाज अहमद साहब, जो मित्र उनको देना चाहते हैं, उसी तरह से जैसे किसानों के लिए आपने तीन काला कानून ला करके अपनी उसी रणनीति पर आरपी सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। जेपीसी की आप कमेटी बिठा देते हैं, विपक्ष की आप सुनते नहीं हैं, उनके डिसेंट नोट्स तक शामिल नहीं किए जाते। बात करते हैं आप संशोधन की। चलिए रुकिए एजाज साहब, प्लीज आप रुकिए। एजाज जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। आरपी सिंह जी जल्दी से 10 सेकंड। पूजा, पहले बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये मस्जिद मैनेजमेंट ट्रस्ट नहीं है। मस्जिद की मैनेजमेंट के लिए अलग ट्रस्ट हैं, मदरसों की मैनेजमेंट के लिए अलग ट्रस्ट हैं। ये सिर्फ जो अपनी प्रॉपर्टी दान देते हैं या अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह अरे साहब सुनने की क्षमता रखे एक बार। बोलिए आप बोलिए, समय कम है। हाफिज साहब आरपी सिंह के पास, आपके पास ही आ रही हूँ। अभी पिछली बार जब कुंभ हुआ था उसकी मैनेजमेंट किसके पास थी, बता दीजिए।
उसकी मैनेजमेंट आजम खान साहब के पास थी नहीं थी? क्या किसी ने अरे आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना, महाकुंभ क्षेत्र के एक हिस्से को भी वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा था आरपी सिंह जी। नहीं, वक्फ तो पार्लियामेंट को भी अपनी संपत्ति बता रहा है, वक्फ तो गांव के गांव अपनी संपत्ति बता रहा है। वक्फ ठीक है, हाफिज साहब बोलिए। हाफिज साहब से पहले के मंदिर है, उनको भी अपनी तो बताया संपत्ति जा बता रहा रहा है। है। आपको इतना एतराज किस बात का है? आपकी संपत्ति पर अगर कोई अधिकार क्षेत्र जमाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है एंटीलिया बिल्डिंग को हम छोड़ दे क्या, जो वक्त की संपत्ति है। चलिए ठीक है, हाफिज साहब को बोलने दीजिए। एजाज साहब अमेंडमेंट एक्ट लाने का काम किया है अपने जो एक दो एक करके बोलिए। अंबानी एजाज को साहब बचाने रुकिए। के लिए, उनके एंटीलिया बिल्डिंग को बचाने के लिए। जब वक्त ट्राइब्यूनल मुंबई ने फैसला दिया तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेचैनी हो गई और उसी बेचैनी में आपने वक्त अमेंडमेंट एक्ट लाया है। चलिए ठीक ये है एजाज साहब। अधिकार हाफिज क्षेत्र साहब में बोलिए। और एजाज जी को ऑडिट ऑन रखिएगा। 26 का violation हाफिज साहब बोलिए। खाने का गैंग आरपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है आपसे, या तो ये बताइए प्रोपेगेंडा है या हकीकत है? किसी मस्जिद से अभी लेना आपकी देना बातों से मालूम चल जाएगा। ट्रस्ट है ये है। बोलिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, हाफिज साहब। ट्रस्ट है ये नहीं है। आरपी सिंह जी, ये जो 9,60,000 एकड़ जमीनों का जो आपने ढिंडोरा पीटा है, उसकी हकीकत क्या है? किस सूबे में कितनी जमीन है और वो कहाँ है? ये आप बता दें। कोई नहीं कहेगा फला जगह बफ की जमीन है। अरे तो सर विदित है ना, आप क्या बात कर रहे हैं? सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। हाफिज वही मैं साहब, कह रहा हूँ पूजा जी। हाँ बोलिए। वही मैं पूछ रहा आरपी सिंह जी रुकिए, आरपी सिंह जी रुकिए, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, आप रुकिए जरा। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी तो आप प्लीज रुकिए जरा। हाफिज साहब बोलिए। आरपी सिंह जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। आप हमें इतना बता दें, जो 9,60,000 एकड़ जमीनों का जो आप लोगों ने ढिंडोरा पीटा है, वो जमीनें किस प्रदेश में कितनी है और किस जिले में कितनी है, कहाँ है, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि यहाँ जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड फिर दूसरी जगह ठीक है। दावा नहीं करेगा कि ये फलाबंद